नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए, निरंतर विश्व इतिहास का अध्ययन करें। विश्व इतिहास के तहत हम पूर्वी समस्या के बारे में पढ़ रहे हैं। पूर्वी समस्या मैंने आपको बताया किस तरीके से जो तुर्की साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात यूरोपीय महाद्वीप में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को क्या कहते हैं, पूर्वी समस्या कहते हैं, जिसके तहत 3 महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। जिसकी अगर बात की जाए, एक तो क्रीमिया का युद्ध होता है। क्रीमिया के युद्ध के पश्चात अगर बात की जाए, बर्लिन व्यवस्था यानी बर्लिन सम्मेलन, बर्लिन कांग्रेस उसे कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके पश्चात अगली महत्वपूर्ण घटना कौन सी होती है, बाल्कन का युद्ध होता है। 2 घटनाओं का हमने जिक्र किया। हम बात कर रहे हैं जो बर्लिन व्यवस्था के पश्चात उत्पन्न होने वाली परिस्थितियाँ, उसके बारे में बात करें। जो बर्लिन व्यवस्था के पश्चात उत्पन्न होने वाली परिस्थितियाँ बाल्कन युद्ध के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होती। जैसा कि हमने देखा किस तरीके से जो रूस के द्वारा तुर्की को पराजित कर दिया जाता है। उसके पश्चात सेंट स्टेफेनी की जो संधि होती है, उस संधि को रद्द करवाने के लिए जो यूरोपीय देशों के द्वारा, जो इंग्लैंड जिसमें प्रमुख है, फ्रांस, ऑस्ट्रिया के द्वारा रूस पर दबाव बनाते हुए पुनः से जो संधि करवाई जाती है, बर्लिन की संधि भी कह सकते हैं, बर्लिन कांग्रेस भी उसे कह सकते हैं। 1878 ईस्वी की बात है। तो जिसके तहत उनके द्वारा उस संधि को क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। उस संधि के दौरान, जो बर्लिन की संधि के दौरान, जो बाल्कन क्षेत्रों का दोबारा से पुनः बंटवारा किया जाता है। रूस के द्वारा जो बल्गेरिया राज्य का निर्माण किया गया था, उस बल्गेरिया राज्य का विभाजन कर दिया। अब उसके पश्चात जो एक बार तो संधि की शर्तें स्वीकार कर ली जाती है, लेकिन उस क्षेत्र के जो लोगों के द्वारा इस संधि की शर्तों का निरंतर विरोध शुरू कर दिया जाता है। और इस संधि के पश्चात पुनः हमें संघर्ष देखने को मिलता है, आक्रोश जनता का देखने को मिलता है, जिसके तहत पूर्वी रूमेलिया के लोगों के द्वारा, हमने बात की थी पिछली क्लास में ही, जो बल्गेरिया में मिलने के लिए क्या कर दिया जाता है, आंदोलन कर दिया जाता है। और अंत तक हम देखते हैं बल्गेरिया और पूर्वी रूमेलिया का क्या हो जाता है, एकीकरण हो जाता है। अब उसके पश्चात आज की क्लास में हम बात करने वाले आर्मेनिया की समस्या के बारे में हमने जिक्र किया। किस तरीके से जो तुर्की के सुल्तान के द्वारा वहाँ के लोगों के ऊपर क्या किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। हमने देखा किस तरीके से कत्लेआम उसके द्वारा करवा दिया जाता है आर्मेनिया। क्योंकि हम देखते हैं कि तुर्की साम्राज्य के अंदर अगर बात की जाए, जो अधिकतर जनता, जो जिस पे तुर्की साम्राज्य का अधिकार था, जिन क्षेत्रों पे, तो अधिकतर जनता रहने वाली क्या थी, ईसाई थी। और वह तुर्की साम्राज्य के अधीन नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि जो नवीन स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हो चुका था, उनसे ही उनको क्या मिल रही थी, प्रेरणा मिल रही थी। जैसे सर्बिया, मोंटेनिग्रो, ऐसे जो नवीन राज्यों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो उनसे प्रेरणा लेकर जो ये बाकी जो क्षेत्र बचे हुए हैं, जिनमें ईसाई जनता रहने वाले, उनके द्वारा भी अपने नवीन राज्यों के निर्माण का प्रयास किया जाता है, जिसके तहत उनके द्वारा विभिन्न कई राष्ट्रीय आंदोलन किए जाते हैं। अंत तक वह जो बाल्कन युद्ध के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, अगर वृहत यूनान आंदोलन, हम देखते हैं कि यूनान में कई क्षेत्रों के द्वारा जो मिलने के लिए, जिसमें हम बात करेंगे क्रीट की, जो क्रीट क्षेत्र है, उसके द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा यूनान में मिलने के लिए क्या कर दिया जाता है, आंदोलन कर दिया जाता है। जिसमें तुर्की की क्या भूमिका रहती है और किस तरीके तुर्की के सम्राट के द्वारा दमन करने का प्रयास किया जाता है। अंत तक जो क्रीट को कब जाकर सफलता मिलती है कि जो वह यूनान में मिल जाता है, और यूनान के द्वारा किस तरीके से जो इसके लिए प्रयास किए जाते हैं। क्रीट क्षेत्र की बात की जाए तो क्रीट क्षेत्र यूनान के पास का क्षेत्र, जहाँ की अधिकतर जनसंख्या कौन थी, जो धर्म से ईसाई थी। और वहाँ की जनता कहाँ मिलना चाहती थी, यूनान में मिलना चाहती। जैसा कि हम देखते हैं बर्लिन कांग्रेस का सम्मेलन होता है, तो 1878 ईस्वी में, तब उसी समय की बात है। तो यूनान के द्वारा ये मांग की गई थी उस सम्मेलन में कि जो ये क्रीट का क्षेत्र है, थेसेली का क्षेत्र है, एपिरस का क्षेत्र है, वह जो किस में मिला दिया जाए, यूनान में मिला दिया जाए और यूनान को दे दिया जाए। लेकिन बर्लिन कांग्रेस के दौरान इसकी बात नहीं सुनी जाती है यूनान की, और यूनान को सफलता नहीं मिल पाती है। उसके पश्चात अगर बात की जाए तो यहाँ जो तुर्की में जो बात की जाए, यहाँ जो इसमें रहने वाले लोग हैं, यूनान तुर्की से रहने वाले जो यूनानियों, तुर्की साम्राज्य के अधीन जितने भी जो यूनानी रह रहे थे, और उन क्षेत्रों को यूनान क्या चाहता था, अपने साम्राज्य का भाग यानी अपने राज्य का भाग बनाना चाहता था। यूनान के द्वारा भी प्रयास जारी कर दिए जाते। उधर जो बात की जाए, उधर जो ये क्रीट है, क्रीट की बात की जाए, क्रीट को मिलाने के लेकर ही जो संघर्ष होगा, अगर बात करें वृहद यूनान के तहत, क्रीट
को ही जो यूनान का महाद्वीप कहा जाता है, यूनान का महाद्वीप कहा जाता था यूनानियों के द्वारा। यानी कि जो इनके मध्य संबंध में जो बात की जाए कि यूनान के द्वारा जो क्रीट क्षेत्र पे अपना दावा पेश किया जाता है। और क्रीट का क्षेत्र किसके अधीन है? क्रीट का क्षेत्र तुर्की के सुल्तान के अधीन रहता है। यहाँ की रहने वाली जनता भी क्या होती है? ईसाई होती है। और यूनान ये चाहता है कि तुर्की में जितने भी रहने वाले यूनानियों के प्रदेश है उन प्रदेशों पर क्या कर लिया जाए? अधिकार कर लिया जाए। ये यूनान चाहता था। ठीक है। अब 1889 ईस्वी में क्या होता है? जैसा कि हमने देखा आर्मेनिया में भी आंदोलन हो रहे हैं, पूर्वी रोमेलिया में हो रहे हैं, तो बाल्कन प्रदेश में अन्य क्षेत्र हैं उनमें भी जो बात की जाए बर्लिन की संधि का उल्लंघन करते हुए जो राष्ट्रीय आंदोलन होना प्रारंभ हो जाते हैं, जिसके तहत 1889 ईस्वी में जो क्रीट के लोग हैं, क्रीट में रहने वाले जो यूनानी और ईसाई है, उनके द्वारा जो क्या कर दिया जाता है? आंदोलन कर दिया जाता है और उनके द्वारा मांग की जाती है कि हमें यूनान में मिला दिया जाए। तो इसी मांग के दौरान जो हम देखते हैं सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं, मुसलमानों और ईसाइयों के मध्य जो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती, दोनों तरफ से हमें मारकाट देखने को मिलती है। कई मुसलमानों के द्वारा ईसाइयों की हत्या कर दी जाती है, ईसाइयों के द्वारा मुसलमानों की हत्या कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे जो तुर्की के सुल्तान के द्वारा अपने सैनिक भेज दिए जाते हैं, सैनिक भेजकर जो इस आंदोलन का क्या करवा दिया जाता है? तुर्की के सुल्तान के द्वारा क्रूरतापूर्वक जो दमन करवा दिया जाता है। कुछ समय के लिए क्रीट में जो आंदोलन शांत हो जाता है और उस कुछ समय पश्चात पुनः जो 1897 ईस्वी की बात है, इसमें पुनः क्रीट में क्या हो जाता है? संघर्ष शुरू हो जाता है। मुसलमानों और ईसाइयों के मध्य जो सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाता है और उसी दौरान जो मुसलमानों के द्वारा जो ईसाइयों के धार्मिक स्थल हो, जो गिरजाघर हैं, उनमें जो आग लगा दी जाती। प्रार्थना स्थल होते हैं ना ईसाइयों के, जहाँ पे जो उनके द्वारा चर्च में पूजा की जाती है, तो वही जिसे चर्च को गिरजाघर कहते हैं, इन गिरजाघरों में मुसलमानों के द्वारा आग लगा दी। क्योंकि ये तुर्की साम्राज्य का अंग थे, क्रीट तुर्की साम्राज्य का भाग थे। यहाँ पे इस जो मुसलमान और ईसाई दोनों ही जनता रहती थी। तो अब यहाँ के रहने वाले ईसाइयों के द्वारा जो बात की जाती है, यूनान में मिलने के लिए आंदोलन किया जाता है पुनः। तो उसी दौरान जो क्रीट के यूनानी नेता होते हैं, यानी जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे यूनान के समर्थक, उन यूनानी नेताओं के द्वारा जो यूनान में मिलने की घोषणा कर दी जाती है। इससे जो तुर्की का सुल्तान और भी ज़्यादा क्रुद्ध हो जाता है। तुर्की के सुल्तान के द्वारा क्रुद्ध होने के पश्चात क्या किया जाता है? इस आंदोलन को और पुनः कुचलने का प्रयास किया। लेकिन इसी दौरान जो यूनान के द्वारा ये क्रीट की सहायता करने का फैसला किया जाता है और क्रीट की सहायता है तो यूनान के द्वारा अपने सैनिक भेज दिए जाते हैं। लेकिन ये क्रीट और यूनान के सैनिक जो तुर्की सेना के सामने बहुत कम होते हैं, तुर्की सेना की जो प्रशिक्षित सेना उसके सामने नहीं टिक पाते हैं। तुर्की सेना के द्वारा क्या किया जाता है? क्रीट के लोग और यूनान की जो संयुक्त सेना है उनको बुरी तरह पराजित कर दिया जाता है। उसी दौरान जो अब क्या है, जो यूरोपीय महाशक्तियों के द्वारा, यानी बड़े देशों के द्वारा, जो इंग्लैंड है, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया, इनके द्वारा, रूस के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। और इसी हस्तक्षेप के द्वारा जो उनके द्वारा क्या तुर्की और यूनान के मध्य दोबारा से पुनः संधि करवा दी जाती है। तुर्की और यूनान के मध्य जो संधि करवाई जाती है और उनके हस्तक्षेप से ही जो युद्ध विराम की घोषणा होती है। तुर्की पर दबाव बनाकर उसे युद्ध विराम करवा दिया जाता है इन यूरोप के बड़े देशों के द्वारा। हालांकि यहाँ यूनान को बुरी तरह पराजित कर दिया जाता है। तो उसी दौरान इन दोनों के मध्य, इन देशों की मध्यस्थता से, हस्तक्षेप से इनके मध्य कस्तुनतुनिया में एक संधि होती है जिस पर सिग्नेचर किए जाते हैं, जिसके तहत संधि की क्या शर्तें तय की जाती है कि यूनान के ऊपर जो युद्ध हर्जाना लगा दिया जाता है, जुर्माना जो 40 लाख रुपए लगा दिए जाते हैं, और उसके अलावा जो थेसेली का कुछ भाग यूनान को तुर्की को देना पड़ता है। इस तरीके से जो इनके मध्य ये समझौता हो जाता है। ये समझौता चलता रहता है और जनता में निरंतर जो आक्रोश रहता है। जैसे ही जनता को समय अवसर मिलता है तो उनके द्वारा दोबारा से आंदोलन कर दिए जाते हैं। उसी दौरान 1904 ईस्वी में वहाँ की जो क्रीट की जनता के द्वारा पुनः एकीकरण की मांग कर दी गई और इस बार भी जो क्रीट की जनता को सफलता नहीं मिलती है और इस दौरान जो उपद्रव, सांप्रदायिक उपद्रव और हो जाते तो 3 वर्षों तक यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पुलिस को रखा जाता है यूरोपीय देशों के द्वारा और पुनः जो क्रीट में शांति व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। यानी बाल्कन क्षेत्र में निरंतर अराजकता और अव्यवस्था फैलती रहती है। 1908 ईस्वी 1904 में इनको और सफलता नहीं मिली। 1908 ईस्वी में पुनः
जो जब तरुण तुर्की का जो आंदोलन, तरुण तुर्की आंदोलन होता है, तो उसी दौरान जो और प्रयास किया जाता है क्रीट के द्वारा जो यूनान में मिलने का, फिर भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। अंततः जो बात की जाए 1913 ईस्वी में जो बाल्कन का युद्ध होता है, उसी दौरान जो इसका एकीकरण पूर्ण हो पाता है। बाल्कन युद्ध के दौरान जो बुखारेस्ट जो संधि होती, बुखारेस्ट जो संधि होती, उस संधि के पश्चात ये जो बात की जाए तो इसका एकीकरण पूर्ण होता है, यूनान का वृहद यूनान का निर्माण होता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने बात की जाए तो बर्लिन व्यवस्था के पश्चात, बर्लिन कांग्रेस यानी कि 1878 के पश्चात जो व्यवस्था हुई थी, उस व्यवस्था संधि के पश्चात जो उत्पन्न होने वाली जो बाल्कन क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बात की, जिसके तहत हम आज की क्लास में बात की है कि वृहद यूनान के निर्माण को लेकर किस तरीके से जो यहाँ की जनता के द्वारा आंदोलन किए जाते हैं, जिसमें वृहद यूनान में जो क्रीट को मिलाने को लेकर जो क्रीट के लोग हैं, ईसाई जनता है वहाँ की, उनके द्वारा आंदोलन किए जाते हैं। और क्रीट पे जो किसका शासन होता है, तुर्की साम्राज्य का शासन होता है। क्रीट का क्षेत्र तुर्की साम्राज्य का भाग होता है। यूनान जो बात की जाए, यूनान का महाद्वीप क्रीट को कहा जाता है। यहाँ की जनता, क्रीट की जनता के द्वारा जो निरंतर यूनान में मिलने की मांग की जाती है, और यूनान देश के द्वारा भी जो इस क्रीट के क्षेत्र को अपने यूनान राज्य का भाग बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया जाता है। जैसा कि हमने देखा बर्लिन कांग्रेस के दौरान भी इनके द्वारा जो मांग की गई कि क्रीट है, थेसेली है, इसको जो क्या कर दिया, एपिरस को जो बर्लिन कांग्रेस के दौरान जो यूनान महाद्वीप, यूनान राज्य में मिलाने की बात कही जाती है। तो जैसा कि हमने देखा, इन नवीन राज्यों के द्वारा जिन क्षेत्रों में रहने वाली ईसाई जनता है, जो यूनानी जनता है, उन क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयास यूनान के द्वारा किया जाता है। उसी दौरान जो काफ़ी संघर्ष और हमें देखने को मिलता है। तुर्क जो बात की जाए, इस्लाम जो मुस्लिम जनता और ईसाई जनता के मध्य क्रीट में जो काफ़ी खून खराबा और संघर्ष तुर्की की सेना के द्वारा जो इनका दमन कर दिया जाता है आंदोलन का, और निरंतर इनके द्वारा जो प्रयास को जारी रखा जाता है। अंत तक जो बाल्कन युद्ध के पश्चात ही हम देखेंगे कि क्रीट और यूनान का एकीकरण हो पाता है और वृहद यूनान का निर्माण हो पाता है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। इसके अलावा आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। इतिहास विषय से संबंधित कोई भी जिज्ञासा और उत्सुकता हो, आप उसको भी मुझसे साझा कर सकते हो। अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की आपकी जो राय या सुझाव है वो भी आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।